नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच जिले के एक वरिष्ठ समाज सेवी कहूं या वरिष्ठ चिकित्सक कहूं या नेता कहूं, अनेक विधाओं में परिपूर्ण है डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज उनसे हम मुखातिब होते हैं सीधे, अब विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज एमपी में। धन्यवाद सचिन जी। डॉक्टर साहब, आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। अगर हम एक चिकित्सक के रूप में आपसे सामने आए, चिकित्सक के रूप में बात करें, चिकित्सकीय सेवा कैसे शुरू हुई और वो श्री गणेश आज कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी सामान्य शिक्षक थे सिमरिया में। उस समय पर चिकित्सकों की बहुत कमी रहती थी। तो जब मैं बीमार होता था तो अकौरी गांव से 7 किलोमीटर पैदल चल करके सिमरिया किसी तरीके से ले आता था और वहाँ पर एक जोसेफ करके कंपाउंडर रहते थे। उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस काम को करने से कुछ लोगों का हित होता है और मैं बचपन से ही तय कर लिया था अपने विद्यार्थी जीवन से ही कि मुझे चिकित्सा क्षेत्र में ही जाना है। और आप भी इसी ज़िले के हैं। पूर्व की परिस्थितियां बहुत यहाँ की सामान्य थी। हम लोगों के समय पर कोई कोचिंग नहीं होता था, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय था। उस निश्चय में सफल हुआ। मैंने सिमरिया और चुरहट से मिलकर के बाद में मैंने चुरहट से हायर सेकेंडरी किया। सीधी कॉलेज में भी मैं पढ़ा हूँ 1 साल और इसके बाद मैं रीवा गया। रीवा से मैंने बीएससी किया और वहीं से मैंने पीएमटी की परीक्षा दिया। बिना किसी कोचिंग के एक सामान्य दिया जला करके हम लोग पढ़े और चूल्हा में भोजन बना करके पढ़े और इस तरीके से पीएमटी की परीक्षा दिया। पीएमटी में सफल हुआ। इंदौर में मेरी ट्रेनिंग हुई। मैं बीडीएस था और उस समय पर मालूम ही नहीं होता था कि किस में फार्म भरना है, किस में नहीं फार्म भरना, लेकिन बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग दंतेवाड़ा जैसे एक आदिवासी जगदलपुर ज़िला उस समय पर हुआ करता था। अब तो कई ज़िले हो गए हैं। अब जगदलपुर में एक दंतेवाड़ा छोटी जगह थी उस समय, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ मैंने 1 साल आदिवासी क्षेत्र में अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में मैंने काम किया, लेकिन वहाँ भी मेरे पास सेवा के लिए पर्याप्त समय था और मैंने लोगों को बहुत सेवा किया। वहीं से मेरा कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद मैं 82 से सीधी आ गया। निरंतर सीधी मैंने 28 साल शासकीय अस्पताल में नौकरी किया। बीच में हमारे 2-3 बार ट्रांसफ़र भी हुए इधर उधर। और उसी दौरान मैं जो है बहुत सारी चीज़ें विभिन्न पदों में रहा। मैं आरएमओ रहा, मैं जिला मलेरिया अधिकारी रहा, मैं एड्स का कंट्रोलर, एड्स का प्रोग्राम ऑफिसर रहा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करने की वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुआयामी व्यक्तित्व जो है वो अपने आप आ गया। कब आ गया मैं समझ नहीं पाया। साथ ही मुझे बहुत अच्छे चिकित्सकों का साथ मिला, जैसे डॉक्टर हीरालाल मिश्रा जी थे, सर्जन थे। डॉक्टर कटारे मेडिसिन के डॉक्टर हुआ करते थे। ईएनटी के डॉक्टर ठाकुर थे। बच्चों के डॉक्टर झा थे। मैडम झा थी जो गायनी की डॉक्टर थी। इन लोगों के साथ रहने का, काम करने का। और उस समय के डॉक्टरों के बीच में क्या होता था कि हम लोग पढ़ने के कंपटीशन करते थे। क्वेश्चन हमको कल किस विषय पर डिस्कशन करना है, वो मुझे बहुत लाभ किया। जो मुझे प्रैक्टिस में जिस क्षेत्र में हूँ और जिस क्षेत्र को मैंने इतने साल किया, 40 साल, मुझे तो 42 साल हो रहा है, मुझे वहाँ से सफलता मिली। मेरे मित्रों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। पंडित कृष्णेंद्र शास्त्री जी आपके पिताजी हैं, उनका भी एक बड़ा नाम था। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आप उनके पदचिन्हों पर उनकी विरासत को आप कायम रखे हुए। क्या कहेंगे शास्त्री जी के बारे में? देखिए, मैं जो भी हूँ, हर बच्चा जो भी होता है अपने माँ बाप के आशीर्वाद से होता है, लेकिन वास्तव में मेरे अंदर जो नैतिक गुण आए हैं मेरे पिताजी से आए, और उसका अभी मैं 10% भी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, वो स्कूल में शिक्षक थे सिमरिया में और उनके जो शिष्य हुआ करते थे उन लोगों ने मुझे पढ़ाया है। पंडित दयाशंकर जी कुबरी के थे, रामसिया पंडित जी हुआ करते थे हनुमानगढ़ के। वो सब आज कुछ लोग चले गए हैं, कुछ हैं तो अभी 90 साल के हो रहे हैं। उनके जो शिष्य थे उनमें जो आदर्श था वो भी मेरे में भी नहीं पूरा नहीं हो पाया। मेरे पिताजी जीवन में कभी स्कूल में लेट नहीं हुए। घड़ी वो बांधते नहीं थे, पैदल चलते थे और जब भी वो स्कूल आते थे लोग उनको देख के घड़ी मिलाते थे। अनुशासन। समाज में भी एक बड़ा नाम था, समाज में एक बड़ा उनका
परिचय था, एक बड़ा समन्वय था समाज में, खासतौर से सिमरिया सेक्टर पे। निश्चित तौर से चूंकि उनकी लगभग पूरी शासकीय सेवाएं सिमरिया में ही भी थी, बीच में वो निवास में भी थे, बगवार में भी थे। और चूंकि सिमरिया उस समय पर एक बहुत छोटा सा कस्बा हुआ करता था, सिमरिया के आसपास के लगभग 25-30 गांव के विद्यार्थी वहाँ आते थे। हमारे पिताजी उन विद्यार्थियों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते थे जिनको फीस के पैसे नहीं होते थे, पुस्तकें नहीं होती थी, उनको फीस भी जमा करते थे, किताबें भी खरीदते थे, कपड़े भी खरीदते थे, और यहाँ तक कि अपने कमरे में, एक सिमरिया में छोटा सा एक कमरा भी ले रखा था जिसमें मैं भी रहता था, अपने कमरे में भी वो 2-4 लोगों को रख करके हमेशा पढ़ाने का काम करते थे। और वो शास्त्री जी के नाम से फेमस थे, क्योंकि संस्कृत के टीचर थे शास्त्री जी के नाम से, और उस क्षेत्र में रहने वाला वो समाजवादी विचारधारा के थे, जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथी थे। समाजवादी विचारधारा होने के नाते वो छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे, छुआछूत करने वालों से बहुत ही वो ज़्यादा नाराज हुआ करते थे। और उस क्षेत्र में जो उस समय पर सम्मानी हमारे रावण बहादुर सिंह जी वगैरह हुआ करते थे, वो भी उनका उतना ही सम्मान करते थे। उनका व्यक्तित्व जो था ऐसा था, उनका आदर्श ऐसा था, उनको देख करके लोग जो अच्छे नशेड़ी उस समय पर के जो होते थे, शास्त्री जी को देख करके भाग जाते थे, नशा छोड़ देते थे कि शास्त्री जी देख लेंगे। उनने कभी छड़ी नहीं उठाया है, अपनी जबान से, अपने बाणी से लोगों को ऐसा व्यंग बात करते थे श्लोक के माध्यम से, रामायण की चौपाइयों के माध्यम से, कि वो आदमी अल्टीमेटली पानी हो जाता था। कहते हैं कि बड़े एक आदर्श थे, उनका बड़ा क्षेत्र में आदर्श था, सम्मान था, और गुस्सा नहीं आती थी। आपने कहा कि छड़ी नहीं उठाते थे, एक अच्छे शिक्षकों में से शुमार थे, लेकिन जब गुस्सा आती थी तो खाना उतर जाती थी। हाँ, नहीं, उसका स्वाद मैंने भी चखा है 1-2 बार, निश्चित तौर से। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपने यहाँ तक कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे हम पानी के, हम उस समय पर नौकर चाकर तो होते नहीं थे, जो कोई आया है तो उसको पानी लेकर के गिलास को कहाँ पकड़ना है, खाना खाते समय आप ज़्यादा आवाज़ तो नहीं निकल रही है, इस तरीके से वो मतलब इतना बारीकी से ध्यान रखते थे। मैं तो गांधी जी को पढ़ता हूँ, पर मैं ये जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सभी गुण उनमें समाहित थे। वो लोहियावादी थे, राम मनोहर लोहिया जी उस समय पर सोशलिस्ट के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। ये जितने लोग भी थे, चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री हों, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे माननीय चंद्र प्रताप तिवारी जी हों, और चाहे वो श्रीनिवास तिवारी हों, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, लेकिन इन लोगों का था, केशव सिंह जी थे यहाँ सीधी में, और यहाँ तक कि वो ताराचंद सिंह जी थे कमरजी हाउस वाले, ये सब जो है वो एक ग्रुप के लोग थे। और वो एक चरित्र का युग था। उस समय पर लोग झूठ नहीं बोलते थे, कपट नहीं बोलते थे, जो कहते थे वही करते थे, अपने आदर्शों पर खरे उतरते थे। और अगर हमारे पिताजी ने कभी किसी से अगर 4 आने पैसे भी उधार लिया तो उसको पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाकर के पहुंचा कर लौटते थे। इसलिए उनके लोग उनके चरित्र का, उनकी योग्यता का सम्मान करते थे। और कई बार तो हुआ कि हमारे रावण बहादुर सिंह के यहाँ अंग्रेज आए उस समय पर, ब्रिटिश पीरियड के बाद की बात है, तो उनके यहाँ उनके गेस्ट होस्ट आए थे। अब उस समय पर उनको अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं था, तो शास्त्री जी इसलिए गए थे कि शास्त्री जी उनसे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, संस्कृत के साथ हिंदी बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी थी, और संस्कृत के तो टीचर थे ही। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का कुछ लक्षण हो सकता है मेरे मिला हो, मैं पूर्ण तो नहीं मान सकता हूँ अपने आप में। तो ये तो रहा आपके जीवन का श्री गणेश। अब श्री गणेश कहानी तो लगभग पूर्ण हो गई, हम आगे की ओर कुछ करते हैं तो पहुँचते हैं एक राजनीतिक क्षेत्र में। आप चूँकि वर्तमान में समाज सेवी के साथ साथ एक राजनीतिक जीवन भी आप जी रहे हैं, राजनीति में श्री गणेश कैसे? देखिए, राजनीति मेरे अंदर बचपन से थी, क्योंकि मेरे पिताजी सोशलिस्ट में थे, मेरे यहाँ वो सर्विस में थे, तो भी जितने उस समय के सोशलिस्ट नेता हुआ करते थे, चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री हो, चाहे केशव सिंह जी हो, सबका आना जाना लगा रहता था। इनकी मैं बातें सुना करता था। दूसरा क्या था कि ध्यान होगा, एक बहुत यहाँ पर ऐतिहासिक चुनाव हुआ था चंद्र प्रताप तिवारी जी का, अर्जुन सिंह जी का। उस समय पर भी हमारे पिताजी निश्चित तौर से समाजवादी होने के नाते जितना हो सकता था
तो तिवारी जी का कैसे सहयोग करते थे शासकीय सेवा में रह करके, दिन में काम करके और रात में लोगों को रात में उन लोगों को इस तरीके से जा करके लोगों को समझाना, ये सब चीज़ें करना। तो निश्चित तौर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे बचपन में थी। इसके बाद मैं जब कॉलेज में आया, चुराहट में पढ़ता था, तो वहाँ भी छात्र राजनीति का थोड़ा थोड़ा कीड़ा आ गया था। चुराहट चूँकि राजनीति का गढ़ ही होता था। सीधी आया तो सीधी में उस समय पर केदारनाथ शुक्ल जी वगैरह सब हमारे साथी थे, और ये आनंद सिंह जी थे। आनंद सिंह तो सीनियर थे, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ वो करते थे। तो यहाँ भी छात्र राजनीति में जैसे कभी सीआर का चुनाव लड़ना, कभी कुछ भी। और इसके बाद जब मैं इंदौर गया, तो इंदौर में मैं अपने कॉलेज में मैं जाते ही मेरे अंदर पता नहीं लोगों ने क्या गुण देखा। यदि मैं रीवा संभाग से मैं अकेला स्टूडेंट था, एक और थे रीवा के, लेकिन वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। सीधी से तो मैं अकेला हुआ करता था उस समय पर। इंदौर तो जाना बड़ा कठिन काम होता था। तो जाते मुझे पहले साल जॉइंट सेक्रेटरी कॉलेज का बना दिया, पता नहीं क्या गुण लोगों ने देखा। फिर अगले साल हमको जनरल सेक्रेटरी बना दिया कॉलेज का। फिर हमको कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना दिया लोगों ने, जबकि इंदौर के ही छात्र को मैंने हराया था उसमें। और इसके बाद मैं उस समय पर इंदौर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो अब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो सकती हुई है। तो उस समय पर मैं इंदौर यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर था, जो कि बहुत रेयर। मेरे कॉलेज में मैं अकेला स्टूडेंट था जो उस समय पर इंदौर यूनिवर्सिटी का चूँकि मेरा कॉलेज छोटा था, एग्जीक्यूटिव मेंबर था। और इस नाते छात्र राजनीति में काम करने का बहुत मौका मिला। यूनिवर्सिटी में कैसे काम करते हैं, मेरे छात्र जीवन के जो मित्र हैं, तुलसीराम सिलावट वगैरह और महेंद्र हडिया जी वगैरह, ये मेरे इंदौर के छात्र जीवन, राजनीतिक जीवन के हमारे साथी हैं सब। हम लोगों ने साथ में काम किया है, यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते थे। तो छात्र राजनीति वहाँ से आई। इसके बाद हम सर्विस में आ गए। तो शासकीय सेवा में आने के बाद भी जब मैं यहाँ आया तो उस समय पर द्वितीय वर्ष चिकित्सा अधिकारी संघ हुआ करता था, क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो उसका भी मुझे बिंद संभाग का अध्यक्ष बना दिया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का भी मैं यहाँ पर जिले का संयोजक रहा। तो इस तरीके से मुझे नेतृत्व करने का, चाहे मैं विद्यार्थी जीवन में रहा हूँ, चाहे मैं चिकित्सकीय जीवन में रहा हूँ, मुझे अनुभव रहा। फिर इसके बाद मैं क्या हुआ कि सेवा में रहते रहते मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू कर दिया। और निश्चित तौर से जब आप कोई काम करेंगे तो विरोध होगा। तो राजनीतिक विरोध भी उस समय पर होने लगा। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मेरा कई बार ट्रांसफ़र हुआ उस दौरान। मेरी शिकायतें हुआ करती थी। कभी कभी नेता लोग करते थे, कभी पत्रकार जगत, पत्रकारिता जगत के लोग भी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शासकीय सेवा छोड़ देना चाहिए। और मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। हरदा। उस दौरान मैं गया नहीं था और मेरे साथ मजबूरी भी थी। मैं घर में अकेला हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मेरी माताजी वृद्धावस्था में थी, घर की जिम्मेदारियाँ थी। तो इसलिए मैं उन जिम्मेदारियों की वजह से मैं नहीं जाया। उसी दौरान मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में गया परिक्रमा करने। और जब मैं कैलाश की परिक्रमा कर रहा था, उसी समय पर मेरे मन में बात आई कि अब मेरे लिए शासकीय नौकरी करना ठीक नहीं, मेरा नेचर नहीं है। मैंने जितने दिन कर लिया, अब मुझे कुछ समाज का कार्य करना चाहिए। और मैं लौट के आया। मैंने हरदा में से वो VRS ले लिया, मैंने रिटायरमेंट ले लिया और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। आप सब जानते हैं, वहाँ से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमको एंट्री करना था। उसमें पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 2 पार्टियाँ थी। उसमें पर BSP का पीक पीरियड चल रहा था। मैं चुनाव लड़ा, मुझे 14,000 वोट भी मिले थे। लेकिन और यहाँ सीधी आने के समय से ही सन 1982 से हमको पद्मनाथ सिंह जी करके बहुत यहाँ के, आप समझिए कि उस समय पर वो यहाँ के भीष्म पितामह हुआ करते थे। मैं उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। श्री लालमणि सिंह जी उनके पुत्र हैं। और वो मुझे विद्या भारती में जोड़ दिए। विद्या भारती मतलब जो सरस्वती सुमंदिर योजना होती है, उससे जोड़ दिया। मैं 82-83 से विद्या भारती में काम कर रहा हूँ और मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। बहन कि जब मैं दूसरे दल में गया 4-5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तब भी विद्या भारती का मैं अध्यक्ष रहा, व्यवस्थापक रहा, काम करता रहा। मेरा संघ से जुड़ाव यहाँ आने के बाद सीधी में जो शुरू हुआ,
और संघ में जुड़ा होने की वजह से भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का हमारा मन हुआ। और जब हमारे गोविंद मिश्रा जी आए, उनको लोकसभा का टिकट मिला, तो निश्चित तौर से मुझे लगा कि मेरे पास माननीय जगन्नाथ सिंह जी आए, गोविंद मिश्रा जी आए, बोले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और जब मैं शासकीय सेवा में था तब भी जब भी चुनाव होते थे सीधी जिले में, तो मैं हमेशा, चाहे माननीय हमारे गोविंद मिश्रा जी हों, चाहे हमारे माननीय केदार शुक्ला जी हों जो वर्तमान विधायक है हमारे, मैं हमेशा इनके साथ ही, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के ही विचार से लग करके, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी हो सकता था, मैं हमेशा काम करता रहा। कहीं न कहीं बतौर बीजेपी जिला अध्यक्ष आपका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा, सराहनीय रहा, इसको कहने में, व्यक्त करने में कोई दो राय नहीं है। हम नहीं, हर कोई स्वीकार करता है। जो आज की वर्तमान परिस्थितियां हैं, कहीं पीछे अगर मुड़ते हैं तो कार्यकाल आपका प्रशंसनीय रहा है। और आपने लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपने चुनाव भी कराया बतौर जिलाध्यक्ष। तब का जिलाध्यक्ष और आज का जिलाध्यक्ष कहाँ पाते हैं, क्या देखते हैं, कैसा है संगठन आपकी नज़रों में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार हो गया। मेरे पहले, चूँकि 1980 से भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनसंघ थी। बीच में जनता पार्टी का पीरियड था 77 से लेकर के 80 तक, 3-4 साल का। तो मैं ये पाता हूँ कि चाहे जितने भी अध्यक्ष रहे हों, मेरे पूर्व के भी अध्यक्ष चाहे जो भी हो, चाहे वो माननीय लालमणि सिंह जी हों, चाहे केदारनाथ शुक्ला हों, चाहे ब्रिज बिहारी लाल शर्मा हों, चाहे जगन्नाथ सिंह जी रहे हों, और मैं समझता हूँ रविनंदन सिंह जी वगैरह भी कुछ दिन के लिए थे जो भी, और के तिवारी थे, ये सब, लालचंद गुप्ता भी थे जो आज कांग्रेस में है। देखिए, निश्चित तौर से हमारे पूर्व के सभी अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी सीधी में इस स्थिति में रही जिसमें हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं चूंकि वर्कोहलिक हूँ, वर्कोहलिक का मतलब ये होता है कि लोगों को काम करने का नशा होना। मुझे हर काम का नशा है, जिस काम में लगता हूँ उसको पूरा करने का मेरा एक नेचर है, चाहे वो चिकित्सीय क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, मैं उसको पूर्ण करता हूँ। मैंने अध्यक्ष के लिए बोला भी नहीं था। मिड टर्म में मुझे अध्यक्ष ही मिली चुनाव के पहले। लालचंद जी को लेकर के पता नहीं पार्टी का क्या विचार था, उनको पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाया और मुझे अध्यक्ष बनाया। जिस दिन से अध्यक्ष बनाया उस दिन से ही मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मुझे सीधी में 4 की चारों सीट जीतना है। मेरे पास एक ही एम था, उसके लिए मैंने दिन रात काम किया। संगठन में मुझे ज़्यादा कुछ करने के इसलिए मौका नहीं मिला कि मुझे जो संगठन मिला था मुझे बना बनाया मिला था। मेरे पहले जो संगठन था उसी संगठन को लेकर 1-2 परिवर्तन किया हमने। महामंत्री हमारे 2 परिवर्तित हुए, एक आध मंडल अध्यक्ष परिवर्तित हुए। बाकी मैंने उसी संगठन से जो पहले था उससे लेकर के पूरा चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ा, लोकसभा का लड़ा। हम सियावल नहीं जीते, उसके पीछे कारण था थोड़ा सा, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हमारे समय पर चुरहट हम जीते। चुरहट एक इतिहास, जो एक इतिहास था। और जिस दिन मैं अध्यक्ष हुआ था मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मुझे चुरहट जीतना है, क्योंकि मैं चुरहट का हूँ। चुरहट मैंने राजनीति किया, छात्र राजनीति रही हो चाहे राजनीति कराने का काम रहा हो। मेरा गृहग्राम है, मेरे दो गांव वहीं पर है, कपूरी और कोरी। तो चुरहट मुझे जीतना ही मैं तय, मुझे मालूम था सीधी जीत जाएंगे, धोनी जीत जाएंगे, तो एक हमने टारगेट कर लिया और मैंने तय किया। मैं कार्यकर्ता, अक्सर क्या होता है कि जब कोई अध्यक्ष बनता है उसका ज़्यादा समय उसके स्वागत सत्कार, उसका आभा मंडल बढ़ाने में लोग करते हैं। मैंने उसको रोक दिया था, क्योंकि मेरे पास समय कम था, मेरा नेचर भी नहीं है, मैं पृष्ठभूमि का आदमी हूँ। मैंने कहा मुझे माला नहीं पहनाना कोई, जब चुनाव जीत जाएंगे हम तब माला पहनेंगे। मैं कोई जो बड़े बड़े आजकल वो लगते हैं, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, फ्लेक्स लगते हैं, मैं उस पर भी नहीं गया। मैं जिस दिन अध्यक्ष हुआ उसी दिन से काम किया, और जिस दिन तक अध्यक्ष था उस दिन तक काम किया, उसके बाद मैं मुक्त हो गया। लेकिन मुझे जब भी मैं कभी सोता हूँ और चिंतन करता हूँ, अकेले में चिंतन करता हूँ, तो मुझे आत्मिक सुख होता है कि मैंने कम समय में भी पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया था उस दायित्व का ठीक से निर्वहन किया है, यह मुझे लगता है।
और आपने प्रश्न के साथ एक और लगाया था प्रश्न, आपका प्रश्न मुझे याद है। वर्तमान में भी मैं समझता हूँ सभी ठीक चीज़ें ठीक चल रही हैं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी ठीक काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति है, जो भी प्रोग्राम आते हैं वो सब हो रहे हैं, कार्यकर्ता भी सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ें हैं, कोई बदल नहीं जाता है, अध्यक्ष बदलने से कुछ बदल जाता है। अभी फिर कोई नया अध्यक्ष आएगा तो कोई नहीं बदलेगा। हर अध्यक्ष का जो भी हो उसका एम होता है पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना। मैं समझता हूँ हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी ऐसा कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला को कहाँ पाते हैं, क्यों इतना विवादों में घिरे रहते हैं? देखिए, माननीय केदारनाथ शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और छात्र जीवन से राजनीति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीधी में अगर कोई संघर्ष करके आज नेता बना है वो। इसमें दो नेता हमारे हैं, चाहे वो केदारनाथ शुक्ला हो चाहे कोई मिश्रा हो। मैं दोनों को बहुत पहले से जानता हूँ और मैं राजनीति में जब वो थे और मैं सर्विस में था तब भी मैं साथ में रहा हूँ, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो है कि शुक्ला जी हमारे जो हैं बहुत एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो चीज़ सत्य लगती है उसको बोलते हैं, जो सत्य नहीं लगती है उसको नहीं बोलते, चाहे उनका नुकसान हो चाहे फायदा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक विवाद का प्रमुख कारण ये है, थोड़ा बहुत राजनीतिक क्षेत्र में एडजस्टमेंट करना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि वो इतने वरिष्ठ हैं, इतने योग्य हैं कि उनके बारे में हमको ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना आकलन बहुत अच्छे से कर लेते हैं और जैसा समय होता है वैसे ही वाणी का उपयोग करते हैं, चतुर हैं और जहाँ जैसा बोलना है बिल्कुल सटीक, कब क्या कैसा बोलना हो बोल लेते हैं। उससे फायदा नुकसान जो होता है दूसरा आदमी सोचते रहे, वो कभी सोचा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपकी विरासत को डॉक्टर अनूप ने संभाला है और आपने आज अनूप को उस लायक बनाया है। अनूप का भी एक, अगर युवा पीढ़ी में अगर हम कुछ करें चले तो अनूप का भी एक नाम, और अनूप को भी लोग स्वीकार, समाज में स्वीकारता है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, वहाँ भी उनका नाम है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह राहुल ने भी डिमांड किया था कि अनूप को मुझे चाहिए, क्या कहेंगे इस सवाल पे? देखिए, मैं अनूप मेरा लड़का जरूर है, लेकिन देखिए परिवार में हर व्यक्ति अलग अलग, जरूरी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ वही मेरा बच्चा भी सोचे। अब जो मेरा दो बच्चे हैं तो जो अनूप सोच रहा है वही अजय भी सोचे, जरूरी नहीं है। हर आदमी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। आपने कहा कि अनूप ठीक काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे और काम हैं, उसको भी देखने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अनूप उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। समाज में काम करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप सक्रिय राजनीति में ही। सामाजिक जीवन सक्रिय राजनीतिक जीवन से बहुत बेहतर होता है। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी होता है, 19-20 भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी होता है, लेकिन समाज के क्षेत्र में करने वाला आदमी के ऊपर कोई आरोप नहीं होता है। रही बात सामाजिक व्यक्ति को कब राजनीतिक क्षतिज मिल जाए, राजनीतिक स्टेज मिल जाए, अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको तो आजकल पार्टियां भी अपनी तरफ खींचती हैं। भैया तुम्हारे आजकल अच्छे कार्यकर्ता मिलना भी बड़ा कठिन है। ऐसा व्यक्ति जो निर्विवाद हो, निर्विवाद तो खैर कोई हो नहीं सकता है ईश्वर के अलावा, ईश्वर के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप लगे हैं, लेकिन मनुष्य जो अधिकतम निर्विवाद हो, मैं ये मान के चलता हूँ, सर्वमान्य हो, तो उसके लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। वो उनका जीवन है, वो जाने। मैं उनके काम में बहुत हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन इतना तय है कि अभी हमने ये जरूर कहा है कि अभी ये पीक पीरियड है। पीक पीरियड है मतलब कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और चिकित्सकीय क्षेत्र में अपना हॉस्पिटल देख रहे हो। आज अनूप हॉस्पिटल को देख रहे हैं अच्छे से, समाज में काम कर रहे हैं, तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और घर में अगर हर आदमी, अगर अनूप बेरोजगार तो है नहीं, उनके पास काम है। आजकल एक चीज़ ये भी हो गई है कि नेता अपने बच्चों को इसलिए बढ़ाते हैं कि उसको रोजगार मिलेगा। उनके साथ ये चीज़ें नहीं हैं, वो स्वरोजगार में है, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रखा उन्हें।
मेरे पास जितने चिकित्सीय कार्य थे लगभग हम अपने दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। मेरी बहू और मेरे बेटे देख रहे हैं काम। स्कूल वगैरह का काम जो है वो अजय देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं तो, मेरी व्यक्तिगत इच्छा ऐसा नहीं है कि मैं रोक रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में आप चिकित्सीय काम करते रहिए, जब अच्छा लगेगा, जहाँ लगेगा, जिस मंच में ठीक लगेगा, कोई रोक थोड़ी सकता है। आप आज यहाँ बैठे हैं, कल आपको, आप अच्छे एक पत्रकार हो गए हैं, आप सीधी में फेमस हैं, कल कभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आपको राज्यसभा भेजना है, आपको कहीं कोई बुलाएगा राजनीति में, तो आप तो निश्चित चले जाएंगे। कौन मना करता है राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए? राजनीति का एक ग्लैमर होता है, लेकिन वो जो ग्लैमर दिखता है वो ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना चिकित्सकीय क्षेत्र का काम और सामाजिक क्षेत्र का काम होता है। ये मेरा मानना है। राजनीति में जाने के बाद आपका जो परम हितैषी आदमी होगा वो भी आपकी कहीं न कहीं कमी ढूंढने लगेगा, आपको लिंगी लगाएगा कि आप आगे न बढ़ सको। लेकिन अगर आप चिकित्सकीय क्षेत्र में है, देखिए इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं होता है। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आदमी मरते हुए आदमी को जब बचाता है तो जो आत्मिक सुख मिलता है वो आत्मिक सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा जीवन में। तो जो आनंद हमारे चिकित्सकीय क्षेत्र में, जो भी आप सेवा कर रहे हो, सामाजिक क्षेत्र में आप समाज का काम करिए ना, लड़कियों की शादी कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, विभिन्न तरह के सामाजिक क्षेत्रों के जितने कार्यक्रम करने हैं, गरीबों के बीच में काम करना, आप करते रहिए। आप जब आप काम में अच्छे रहेंगे तो आपको वैसे भी राजनीतिक क्षेत्र में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आप निशाने पर रहोगे, आपको उठा के ले जाएंगे और सिराखों पर बैठाएंगे। तो मैं समझता हूँ वो अच्छा काम करना चाहिए। मेरा नाम जो है, मेरे पिताजी का जो नाम था उसको वो मेरे बच्चे भी आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। और उनको, मैं ऐसा बाप नहीं हूँ कि मुझे अपने लड़के के लिए रोजगार ढूंढना पड़ेगा। मेरे लड़कों को मेरे नाम की जरूरत नहीं है, वो अपने रोजगार में सक्षम हैं, कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, उनका परिवार है। तो ये तो रही डॉक्टर अनूप की कहानी, जो अनूप के बारे में आपने हमारे साथ साझा किया। आप भी एक परिपक्व नेताओं में शुमार है, आपके सामने मिशन 2023 है और आपका भी नाम चर्चाओं में। अगर बीजेपी आपको स्थान देती है, बुलावा देती है बतौर विधायक चुनाव लड़ने के लिए, क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी को एक इच्छा तो होती है कि उसे कहीं न कहीं विधायक अथवा सांसद का टिकट मिले। मैं अभी संगठन में काम कर रहा हूँ। संगठन में मुझे जितने भी दायित्व दिए गए हैं मैं उनमें सफल रहा हूँ, चाहे अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे आसाम के चुनाव का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव का हो। मैं उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़े क्षेत्र का प्रभारी रहा हूँ। मेरे पास 12 विधानसभा टोटल थी, 3 संगठन के जिले थे। चाहे बिहार के चुनाव का हो, प्रदेश में भी मुझे जहाँ का प्रभारी बनाया गया है, चाहे उस क्षेत्र का हो, मुझे संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो अभी आए हैं 2008 में। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं संगठन का काम कर रहा हूँ 1982 से। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसांगिक संगठन का जो मुखिया है वो कहीं न कहीं हमारे संघ ही है, विचारधारा हमारी वही है। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ लगभग 40 साल से, और मुझे जो अनुभव प्राप्त है, मैं निश्चित तौर से चाहूँगा कि उस अनुभव को मैं अपनी जनता की सेवाओं के लिए उतार सकूँ। पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर से चुनाव लड़ूंगा, और ये भी तय है कि जो क्षेत्र की जनता है उसका आशीर्वाद मुझे किसी से कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए कि मेरी जो इतने साल की सेवाओं का प्रतिफल है वो जनता मुझे किसी न किसी रूप में उसको देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं, हर व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छा होती है, मैं निश्चित तौर से, मेरी इस बार इच्छा है कि मुझे यहाँ से टिकट मिले, और मैं पार्टी में जहाँ उचित मंच होगा वहाँ बात भी करूँगा। लेकिन हम लोगों की मर्यादाएं हैं, मैं उन्हीं मर्यादाओं में रहते हुए ही टिकट मांगूंगा। मैं समझता हूँ कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है वो भी
मेरे जो हमारी हमारी डिमांड है, हमारी जो इच्छा है और जो मैं आगे कार्य करना चाहता हूँ, उस पर विचार करते हुए मेरा नाम कंसीडर कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार मुझे भी लग रहा है कि पार्टी को मुझे सेवा करने का अवसर देना चाहिए और मैं इसलिए राजनीति में तो मैं हूँ, पर इसलिए मैं ऐसे नेतृत्व में जाना चाहता हूँ, वो चाहे एमएलए का हो, अभी वर्तमान में तो एमएलए का ही चुनाव है, कि मैं अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया हुआ हूँ उसको समाज को मैं दे सकूँ। मैं 24 घंटे फ़ोन उठाता हूँ, 24 घंटे लोगों से मिलता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। मैं कभी मेरे अंदर क्रोध नहीं हुआ। मैं समाज में अपने जीवन में अंतिम जो भी आदमी की इच्छा होती है उसको हम एक बार अपने जो भी आज तक मैंने सीखा है उसको समाज को मैं सेवा के रूप में दे सकूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हो जाए और अगर पार्टी कहेगी तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। तो ये रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जो चिकित्सा से लेकर राजनीति और राजनीति से इतर 3 पीढ़ियों तक आज बातें हमारे साथ साझा की है। निश्चित रूप से डॉक्टर राजेश मिश्रा एक सीधी जिले के लिए अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे राजनीतिक खिलाड़ी हैं, अच्छे चिकित्सक हैं और आने वाले मिशन 23 के लिए भी वो पीछे नहीं हैं, बशर्ते वो अगर पार्टी चाहती है तो मर्यादित तरीके से अपने हक की लड़ाई में आगे रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।